वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि आपके जो है हर क्षेत्र से संबंध रखता है और आपके राजनीतिक क्षेत्र पर एक अहम भूमिका निभाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। आखिरकार जानेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे है और एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से एक जो है पॉलिटिकल जो है मैन कैसे बनता है, अर्थात राजनीतिक प्राणी कैसे बनता है। जैसा कि आपको अरस्तू का एक कथन पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो मनुष्य एक जो है प्राणी शास्त्रीय प्राणी से, एक जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी सामाजिकरण प्रक्रिया मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत बनता है, सामाजिकरण के द्वारा बनता है, सोशलाइजेशन के कारण बनता है। और इसी प्रकार से जो है पॉलिटिकल साइंस की जो प्रक्रिया होती है, एक पॉलिटिकल मैन किसी व्यक्ति को अगर बनना है तो कहीं ना कहीं पे उसको पॉलिटिकल थ्योरी समझना पड़ेगा। और उसी पॉलिटिकल थ्योरी को आज की वीडियो में हम जो है डिफाइन करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं, लगभग 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न एक होते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर मैं दोनों को डिस्क्राइब करना चाहूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वह एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, और जो अति महत्वपूर्ण होते हैं वह एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और लगातार ऐसे एग्जाम्स में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन्हीं को हम अति महत्वपूर्ण कहते हैं। ध्यान होगी, उन्हीं को हम टॉप 100 कहते हैं या फिर टॉप आगे लगाते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस क्या मतलब राजनीतिक विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र के बारे में जो पेपर 1 आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर मैं एक शब्दों में बोलना चाहूँ तो बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक विज्ञान, मतलब राजनीतिक सिद्धांत या फिर राजनीति के सिद्धांत या फिर राजनीति मतलब जो है राजनीति शास्त्र के सिद्धांत के बारे में आज की वीडियो में हमको जानना है। यहाँ से रिलेटेड लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमने सोचा ऐसे कुछ वीडियोस को बनाई जाएं जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बेस्ड हो, और बस उसको आप देख लें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है नंबर आप प्राप्त कर सकें। मतलब कलात्मक तरीके से एक प्रकार से दुनिया एक नए दिशा से आगे बढ़ती है। अगर ध्यान रखेंगे आप, जो है नई टेक्नोलॉजी और इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अगर अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आपको परिवर्तन करना नहीं मतलब परिवर्तन नहीं करना है तो आप पीछे रह जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। हमको क्या करना है, हमको प्रकृति के हिसाब से, हमको जो है समाज के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करना है और उसी हिसाब से पढ़ाई में भी चेंजमेंट लाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही चेंजमेंट शुक्ला आईडी पॉइंट आप लोगों के साथ लेकर के प्रस्तुत है और बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने 2018, 2019, 2020 और 2021 के समस्त अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दी। बड़े ही आसानी से, बड़ी ही आपकी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे दोस्तों। पढ़ क्या रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस जो है अर्थात अगर पूछा जाए जो पॉलिटिकल भैया जो इस विजय मतलब ये विषय जो है इसको पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, यह शब्द कहाँ से आया, तो इस शब्द को पहले किसने दिया? तो पॉलिटिक्स जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले किसने दिया? एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है तो अरस्तु ने दिया 2021 के लिए। यह प्रश्न रट लीजिए, यह प्रश्न पूछा ही जाएगा कब? 2021 की परीक्षा में कि पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो पॉलिटिक्स शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया है अरस्तु ने किया है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? अरस्तु ने कहा अर्थात अरिस्टोटल ने कहा। इसी प्रकार से इंग्लिश वालों आपसे पूछे कि मनुष्य इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मतलब इज कॉल्ड जो है, तो किसने कहा इसको? अरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने कहा। समझेंगे बात को। आगे अगर आपसे पूछे कि पॉलिटिक्स शब्द है या किस भाषा से निकला है, किस भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वह भाषा है आपकी कौन सी? वह भाषा है आपकी ग्रीक। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा के शब्द से बना है पॉलिटिक्स शब्द। और पॉलिटिक्स जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया? अरस्तु ने दिया मेरे प्यारे दोस्तों। यह बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि राजनीति को राजनीति विज्ञान किसने कहा, तो राजनीति को राजनीति विज्ञान कहा विलियम गाडविन ने। मेरे प्यारे
प्यारे दोस्तों यह बात आप ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरीके से आपके जो है लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज वगैरह, तो 3 चैप्टर आपके यूट्यूब पर अपलोड हैं चैप्टर वाइज वीडियोस, उन सभी को आप देख लेंगे और बड़ी ही आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी और भी चैप्टर्स की वीडियो आएंगी, तो इसलिए आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली बीए की तैयारी मैं करवाता हूँ। ओके, ध्यान रखेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको शुक्ला एचडी पॉइंट मिलेंगे, शुक्ला एचडी पॉइंट पर मिलेगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ से अगर इन 100 प्रश्नों को आपने देख लिया तो एग्जाम में आपके 60% जो है आने के चांसेस हो जाएंगे। इसके बाद भी इसका एक पार्ट और लाऊंगा 100 प्रश्नों वाला, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से सारे मुद्दों को हल कर लेंगे, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। आपको एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के क्या है अंक जो है समान है। मतलब अगर पहला प्रश्न करेंगे तो 1 मिलेगा, तो दूसरा प्रश्न अगर आप करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो उसका भी एक ही नंबर मिलेगा, अर्थात दोनों का एक नंबर आपको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रश्न के लिए छोड़ा मतलब सहज था तो उसके लिए कम नंबर दे और जो कठिन प्रश्न हो उसके लिए अधिक नंबर दे। मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न वैसे ना तो कोई सहज होता है ना तो कोई कठिन होता है। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पहले प्रश्न पर बिना समय गवाए। पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक प्रजातंत्र को कहा जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र को क्या कहा जाता है? पूछने का मतलब इसका यह है कि आधुनिक प्रजातंत्र को हम क्या कहते हैं? जनता का प्रजातंत्र कहते हैं, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, या फिर सीमित प्रजातंत्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आधुनिक प्रजातंत्र होता है उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं प्रतिनिधात्मक जो है प्रजातंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र कहते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा है कार्यात्मक विशेषीकरण का मतलब कार्यात्मक विशेषीकरण पर आधारित न्याय की मतलब अवधारणा किसने दी थी? तो कार्यात्मक विशेषीकरण पर आधारित जो न्याय की अवधारणा दी थी मेरे प्यारे दोस्तों वह किसने दी थी? वह दी थी प्लेटो ने। किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो कार्यात्मक विशेषीकरण पर जो है आधारित न्याय, तो कार्यात्मक विशेषीकरण पर आधारित न्याय की अवधारणा किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। याद कर लीजिए। आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्तों। यह जो है इसकी जो पीडीएफ होगी इस प्रश्नों की, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी शुक्ला एचडी पॉइंट के। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो पर अगर नए आए अभी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चूँकि अकेले में भागना आपकी जो है एक प्रकार से मर्दानगी नहीं है। अगर आप सभी लोगों के बीच में भाग करके अगर दौड़ निकाल लेते हैं तो आप सबसे आगे, मतलब कि एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से आपके अंदर जुनूनियत है और आपके अंदर क्या है, आपके अंदर एक प्रकार से काबिलियत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बता दीजिए कि हाँ सभी लोग पढ़ें, उसके बाद में निकालें, फिर आप उसमें अगर सबसे अधिक मात्रा में पढ़ने के मतलब सभी लोग बराबर पढ़ें और उस बराबर पढ़ने में अगर आप उनसे आगे निकल जाते तो जो खुशी मिलती है वह खुशी मतलब अकेले आप मतलब जैसे एक प्रकार से अगर जो है अंधे में काना राजा हुआ तो भी चल जाता है, तो वो ऐसे नहीं बनना है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में संविधान अलिखित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पर जो संविधान है इंग्लैंड का वह अलिखित संविधान है मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप बीए सेकंड ईयर में प्रवेश करेंगे तो फर्स्ट पेपर जो है सेकंड पेपर में पॉलिटिकल साइंस के आप पढ़ेंगे इंग्लैंड का संविधान और अमेरिका के संविधान, रूस का संविधान, नेपाल के संविधान, इन सभी संविधान के बारे में आपको पढ़ना होगा, अर्थात तुलनात्मक सरकार के बारे में उस जो है ईयर में आपको पढ़ना होता है बीए सेकंड ईयर में। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की जो मुख्य विशेषता है मेरे प्यारे दोस्तों वह कौन सी है? वह है मेरे प्यारे दोस्तों मूल्य मुक्त अध्ययन। क्या होता है? मूल्य मुक्त अध्ययन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? वहाँ पर जैसे अपने भारत में संविधान की बात करूँ तो यहाँ पर अपने भारत का संविधान जो है लिखित है, एक लिखित दस्तावेज है, एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है सारा कि नियम वगैरह की मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, उसके बाद में आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, और उसके बाद में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। 5 से 11 नागरिकता तो उसमें क्या बताया गया है। 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार है तो मतलब फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें क्या बताया गया है। इसी प्रकार से 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है तो उसमें क्या बताया गया। इसी प्रकार से 51 के का में आपका भाग 4 के का में आपका वर्णित है मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम और आपको करनी होती है, तो वह जो है कहीं ना कहीं पे लिखा है अपने भारतीय संविधान में कि ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेगी। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, आज 460 से ऊपर अपने संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये सब लिखा हुआ है एक।
लेकिन अगर भारत इंग्लैंड के संविधान की बात करें तो वहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसीलिए उसको अलिखित संविधान कहा जाता है। फ्रांस, जापान, अमेरिका, इन सभी के संविधान क्या हुए हैं, लिखे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सेकंड पेपर में आप भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमने विस्तार से मतलब समझा देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी सामने आएगी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें हम सेकंड पेपर के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओके, उसको देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सामाजिक न्याय पर बल देती है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सामाजिक न्याय पर बल देती है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है उदारवादी, बी दिया है व्यक्तिवादी, सी दिया है बहुलवादी और डी दिया है मार्क्सवादी। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, और 5वें नंबर प्रश्न का आपका होगा बहुलवादी। मतलब क्या ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, तो जो है सामाजिक न्याय पर जो बल देता है बहुलवादी आपकी जो है विचारधारा जो होती है अवधारणा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 6वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों कि विश्व इतिहास की झलक किसकी मतलब रचना है। तो विश्व इतिहास की झलक एक प्रकार से पुस्तक है और यह किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका आपका करेक्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया है। तो विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा 6 का। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी कलम लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, अगर आप जो है पीडीएफ वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं तो आप आसानी से अपने कॉपी में लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। आप एक बार तो लिखेंगे, एक बार मेरे द्वारा सुन रहे हैं, एक बार स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ने का सबसे तरीका मेथड जो होता है एक प्रकार से क्या, सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली बात आपको सबसे पहला मुद्दा पढ़ने का होता है क्या, हियरिंग। हियरिंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सुनना। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले होता है कि आपका क्या, वाचिंग। सबसे पहले वाचिंग, उसके बाद में फिर सुनना मतलब कि लिसनिंग, मतलब एक प्रकार से जो है एक प्रकार से सुनना हमको। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको सुने, पहले देखें जो वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद में देखने के बाद में आप सुन रहे हैं, 2 हो गया। और उस सुनने के बाद में आप उसको लिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप जो है एक प्रकार से राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग और उसके बाद में वाचिंग, ये सारे के सारे मुद्दों को जब आप कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पे आप जो है एक प्रकार से 4-5 प्रक्रिया के तहत उन प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो यह आपके माइंड में छप जाता है। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद में होता क्या है, आप एक बार इस मूवी को देखते हैं, उसकी आवाज़ों को सुनते हैं, उसमें बैकग्राउंड सीन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो 1 2 3 4 चीज़ें साथ में हो जाती हैं, इसलिए आपको वह चीज़ें याद हो जाती हैं। इसी प्रकार से आपको इसमें भी देखना है, एक बार आप देख रहे हैं यहाँ पर और मेरे द्वारा सुन रहे हैं, और उसके बाद में एक बार आप अगर लिखेंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। तो एक मूवी से ज़्यादा हो जाएगा जब आप लिखेंगे। तो आप मेरी अगर राय मानेंगे तो आप लोग लिखिएगा। ओके, आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है इक्वलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इक्वलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इक्वलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर.एच. टानी कौन है। आर.एच. टानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। कौन है करेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, आर.एच. टानी। इक्वलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। इक्वलिटी मतलब क्या होता है, एक प्रकार से समानता। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति है, यह एक प्रकार से कथन है और किस विद्वान ने दिया गया है, यही पूछा गया है आपसे जो है 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संप्रभुता जो होती है नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है। कहीं ना कहीं पे यहाँ जो है आप बीए सेकेंड ईयर में जाएंगे तो एक विद्वान के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम होगा बोधा, और वही बोधा व्यक्ति ने यह कथन कहा था संप्रभुता के सिद्धांत को लेकर के, और ऑप्शन इसका यही करेक्ट है। संप्रभुता जो होती है नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर क्या होती है, होने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है। अब संप्रभुता क्या होती है, इसको अंग्रेजी में हम सॉवरेन कहते हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए भारत क्या भारत एक संप्रभु कंट्री है, मतलब कि सॉवरेन कंट्री है, तो जी बिल्कुल भारत एक संप्रभु कंट्री है। कहीं ना कहीं पे भारत जो संप्रभु कंट्री वह कंट्री होती है, मतलब संप्रभु देश वह देश होता है मेरे प्यारे दोस्तों जो आंतरिक एवं बाहरी रूप से क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। क्या, आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश जो होता है उसी को हम संप्रभु देश कहते हैं। मतलब अगर भारत को कहीं पर व्यापार करना है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करना है, व्यापार करना है इंटरनेशनल, तो क्या करेगा, भारत अमेरिका से नहीं पूछने जाता, या ना जो है चाइना से पूछेगा कि हाँ भैया मैं इससे जो है इजराइल से व्यापार कर लूँ, ऐसा नहीं पूछना है, ना तो रूस से पूछना है। इंडिया का जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय आप अपने जो है वो अपने हिसाब से करता है, भारत के प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग सारी बातें करता है। मतलब भारत के लोगों के द्वारा यानी भारत की जनता के द्वारा
जो चुने गए प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वही चाहे आंतरिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो और चाहे जो है मतलब कि राष्ट्रीय लेवल पर हो, चाहे आपका जो है अपने घर के लेवल मतलब एक प्रकार से आंतरिक लेवल हो, चाहे जो है एक प्रकार से बाह्य लेवल हो, तो दोनों लेवल में या फिर दोनों मुद्दों में जो भारत का प्रधानमंत्री होता है या फिर जो हमारे द्वारा चुना हुआ एक प्रकार से प्रतिनिधि होता है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वह जो होता है वह आंतरिक एवं बाहरी रूप से स्वतंत्र जो है एक प्रकार से मुद्दों को ले सकते। मान लेते कश्मीर मुद्दा था, कश्मीर मुद्दे पर मोदी जी ने अपना जो है मुद्दा दे दिया, अपना जो है सारा मुद्दा दिया, मतलब कि अपने उन्होंने तो किया, अब उसमें जो है अमेरिका से थोड़ी ना कहा था कि हाँ इसमें हम ये बनाने जा रहे हैं, तो आंतरिक मुद्दा। या फिर मान लेते हैं इजराइल से मान लीजिए जो है या फिर जापान से बुलेट ट्रेन मंगवानी हुई, तो उन्होंने अमेरिका से थोड़ी ना पूछा कि जापान से मंगवाएं कि ना मंगवाएं, ऐसा नहीं। तो भारत एक प्रकार से संप्रभु कंट्री है, ध्यान रखेंगे, भारत क्या है, सॉवरेन कंट्री है। आगे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बोंदा का सिद्धांत जो था वही था कि जो प्रजाजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, संप्रभुता जो होती है उनके ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है और उन्हीं से उनके अपने देश में एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना भी पनपती है। जैसे मान लेते भी मोदी जी को कोई दूसरा देश का व्यक्ति चलाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी बुरा लगेगा ना, तो यही होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 9वां प्रश्न है 1688, यहाँ से एक बार प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को 9 नंबर प्रश्न को आप लोग को रट लेना है एकदम से। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1688 की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी आपकी कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो आपसे लगातार एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, या फिर आपसे पूछ ले 1688 ईस्वी की जो है गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। कुछ भी पूछे आप बड़ी आसानी से इन सभी प्रश्नों को बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चले आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इससे पहले ध्यान रखेंगे 2018 के पेपर को भी हमने सॉल्व करवा दिया है। 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको भी हमने बता दिया है, और ध्यान रखेंगे और इस प्रश्न को भी मैं बता ही रहा हूँ। तो कोई भी मुद्दा आपसे छूट करके, ये 19 का पेपर कहीं ना कहीं पे आपको होगा। अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के जो है सिलेबस, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के प्रश्न पत्रों को हमने देखा, उसमें ये सारे प्रश्न अधिकतर मात्रा में मिले हैं, तो उन सभी को मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरी 3 वीडियोज़ देख लेंगे, एक इससे पहले अपलोड है, एक यह, और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों एक इसके बाद में आएगी। तो 3 इस पेपर की होगी, 3 उस पेपर की होगी। इस प्रकार से आप 6 देख लेंगे और 6 वीडियो में आप बड़ी आसानी से सारे के सारे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में जो भी चीज़ें बताता हूँ बीच बीच में उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा, मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। 10वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी। 1776 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, 1776 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न, यह कथन से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र जो होता है वह शासन व्यवस्था होती है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मेरे प्यारे दोस्तों जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। अब्राहम लिंकन ने इस बात की पुष्टि करी है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र जो होता है वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो होता है भागीदार होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, मतलब कि हम भी उतने भागीदार हैं 100% के, तो आप भी 100% के हैं। इसी प्रकार से जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं और भारत में उन सभी का जो है क्या है, समान रूप से अधिकार है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप जाते हैं तो 1 रुपये की पर्ची आप कटवाते हैं, 1 रुपये की पर्ची राजा मतलब कि एक प्रकार से कोई राजा होता तो वह भी कटवाता है। मतलब कोई भी हो, चाहे वह रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पूंजीपति वर्ग का हो, चाहे सर्वहारा वर्ग का हो मेरे प्यारे दोस्त, चाहे कुलीन वर्ग का हो, चाहे पादरी वर्ग का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी जाति या फिर धर्म का फिर प्रजातीय विभेद के, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लिंग भेद, कोई भी आपका भेद नहीं होता है। एक प्रकार से आपको क्या होता है, सभी का समान अधिकार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह कथन कहा गया कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भागीदार होता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह कथन किसने कहा? तो इसका कथन मेरे प्यारे दोस्तों, यह कथन किसने कहा है? यह कथन जॉर्ज सीले महोदय ने कहा है। ऑप्शन इसको यहाँ पर सी में दिख रहा है, सीले, तो यही करेक्ट होंगे, सीले महोदय। अब्राहम लिंकन जो यहाँ पर दिख रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों कि लोकतंत्र जो होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। किसने कहा था यह बात? यह कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों अब्राहम लिंकन ने। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों आपका,
कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है मेरे प्यारे दोस्तों, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं ना कहीं पे यह चीज़ें बताई हैं जो अपने एक भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम बिल्कुल आप लोगों को पता हो गया। वो लोकतंत्र एक जीवन पद्धति या कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ओके, कौन है इनका, क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे प्यारे तो ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और प्रारूप समिति क्या है? प्रारूप समिति के द्वारा ही संविधान सभा को निर्मित, मतलब संविधान को निर्मित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे। राजा जो है राम मनोहर लोहिया, एक प्रकार से यह जो है विश्वविद्यालय है, अवध विश्वविद्यालय है। ओके, आगे बात करते हैं इसके नाम पर, मतलब इनके नाम पर। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल मैन की रचना किसे, मतलब किसने करी है? तो पॉलिटिकल मैन की रचना किसने की है मेरे प्यारे दोस्तों? आप देख लीजिए, पॉलिटिकल मैन की रचना किसने करी है? 13 नंबर प्रश्न देखिए, पॉलिटिकल मैन की रचना किसने की है? तो लिटसेट ने करी। किसने? लिटसेट। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। पॉलिटिकल मैन या पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों 14 नंबर देखिए, द रूलिंग क्लास किसकी रचना है? मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपसे बताया था कि लगभग जो है 15 से 16 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बुक्स से पूछे जाते हैं, या कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे बुक्स। तो इन बुक्स के नाम आपको लोगों को अलग से एक नोट्स बना लेने, उसमें बुक्स वगैरह लिख लीजिए, बुक्स को रट लीजिएगा। 15-16 प्रश्न लगातार एग्जाम में। और इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँ तो कथन वगैरह भी आपके 16 से लेकर के 20 ऐसे प्रश्न पाए जाते हैं हर एक जो है ईयर में, कि जो कि आपके कथन से पूछे जाते हैं, कि मैं ही राज्य हूँ किसने कहा, या फिर सूर्य जो है और तमाम सारे जो कथन हमने बताया, कि अब्राहम लिंकन का हमने बताया था, और भी लोगों को हमने बताया, तो वो सारे के सारे कथन पूछे जाते हैं, कि जैसे कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति द्वारा नहीं हुई है, या कथन किसका है? तो सीले का ही है। आपसे पूछे कि जो है राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा होती है, कथन किसने है? तो टी एच ग्रीन ने कहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, या कथन किसका है? तो यह कथन शक्ति सिद्धांत में बताया गया है। अगर आपसे कथन पूछता है, हिटलर ने कथन कहा था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। शक्ति किससे निकलती है? बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन लगातार एग्जाम में पूछा था कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, कथन किसका है? तो हिटलर का है। ऐसे कथन से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे कथनों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ध्यान रखिए। कुछ सिद्धांतों से प्रश्न पूछा आता है कि जो है यह सिद्धांत किसने दिया, फलाने सिद्धांत कौन सा दिया, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या बताया? तो द रूलिंग क्लास किसकी जो है रचना है? द रूलिंग क्लास ऑप्शन जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आपका जो है करेक्ट आंसर होगा मोस्का। क्या कोस्का जो है? मोस्का। तो 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोस्का। द रूलिंग क्लास मोस्का, द रूलिंग क्लास मोस्का। पॉलिटिकल मैन कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो पॉलिटिकल मैन आपके कौन थे? तो पॉलिटिकल मैन थे मेरे प्यारे दोस्तों लिटसेट। लिटसेट पॉलिटिकल मैन, लिटसेट पॉलिटिकल मैन। आप ध्यान रखेंगे, पॉलिटिकल मैन कौन था? लिटसेट पॉलिटिकल मैन थे। ओके, कौन थे? अगर आपसे पूछे पॉलिटिकल मैन कौन थे? लिटसेट थे। तो आप पॉलिटिकल मैन की रचना का नाम ऐसे याद कर सकते हैं। आपसे पूछे द रूलिंग क्लास मॉस्का, मतलब मास्को में रूलिंग क्लास हो रही है, मतलब कि एक प्रकार से क्लास चल रही, कहाँ पे? कि कौन सी क्लास? रूलिंग क्लास चल रही है। तो द रूलिंग क्लास अगर आपसे पूछे तो पैरेटो ने, मोस्का ने कहा था। ओके, ध्यान रखें, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला देखिए, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? तो किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? लुई 14वां ने कहा था। किसने कहा था इसको? लुई 14वां। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां। ऐसे आप मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां, मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां। 4-6 बार इसको 10 बार 20 बार आँख बंद करके बोलेंगे और आपको सारे के सारे यह चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरे साथ बोलिए, मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां, 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 मैं ही राज्य हूँ लुई 14वां। आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार जो है, अगर आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा, आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। आगे देखिए, 16 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, स्विट्जरलैंड में इकाइयों राज्य को क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड में राज्यों को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड में राज्यों को मेरे प्यारे दोस्तों जो कहा जाता है, ऑप्शन आपका इसमें जो है कैंटन कहा जाता है। ऑप्शन इसमें सी में दिया है कैंटन। तो कैंटन कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में राज्यों को कैंटन कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। अपने यहाँ क्या कहा जाता है? प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिए, 17 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसने कहा है? भारतीय संविधान क्या है भैया? अर्धसंघीय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था केसी बियर ने। किसने कहा था? केसी बियर ने कहा। इन्होंने जो है एक प्रकार से आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि बियर पिया, इन्होंने कहा कि भारत पूर्ण संघीय नहीं है। हमने कहा भैया तब कैसा संघीय है? कहा कि नहीं, अर्धसंघीय है। कैसा संघीय है? अर्धसंघीय है भाई। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, बियर पिया,
तो किसने बियर पीने के बाद में क्या कहा, अर्धसंघीय है। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए, इस पर कोई एक प्रकार से मैं जो है याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इस पर मेरा पूर्ण रूप से वह मंतव्य नहीं है एक प्रकार से, तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखेंगे। तो केसी बियर साहब ने कहा कि जो भारतीय संविधान होता है अर्धसंघीय है। तो आपसे पूछे कि यह कथन किसका है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, तो केसी बियर महोदय का है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, ऐसे एक प्रश्नों को याद करते हुए आपको चलना है। ओके, अगला है निम्न में से कौन जनमत निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जनमत निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर जनमत का निर्माण आपको करना है तो इसमें से कौन सी चीज़ें आपको आवश्यक तत्व नहीं है इनमें से। 18 नंबर देखिए, बहुत ही गमगीन मुद्दा और बहुत ही जो है तगड़ा मुद्दा आ चुका आपसे। तो जनमत का अगर निर्माण के लिए सबसे आवश्यक तत्व मतलब इसमें हमारे ख्याल से राजनीतिक दल भी होते हैं, शैक्षणिक संस्थाएँ भी होती हैं, धार्मिक संस्थाएँ भी होती हैं, यह सब जनमत को इकट्ठा करवाती हैं। जो मीडिया होती है या कहीं ना कहीं पर जनमत निर्माण के लिए आवश्यकता तो नहीं मानी जाती। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। नहीं पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जनमत निर्माण करने की आवश्यकता तो कौन कौन से, तो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, तो इसमें एक ऑप्शन देगा उपर्युक्त सभी। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न, फिर वो आपसे बुक से रिलेटेड पूछ लिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने बताया था ना कि बुक से रिलेटेड बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्या एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसने लिखी है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न ऑप्शन इसका मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है ये यहाँ पर जो है लीकॉक जो आपके हैं उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक लिखी है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी मित्रों को मतलब प्रश्नों को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कथन आ गया कि निम्नलिखित में से किसने मतलब राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। तो राजनीतिक विचारों का दलाल किसने मतलब जो है राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने कहा है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, विचारों का दलाल किसने कहा मेरे प्यारे दोस्तों। तो विचारों का दलाल लाबेल महोदय ने क्या कहा, लाबेल, ध्यान रखेंगे, लाबेल। तो ये लाबेल के नाम से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मैं अगर इसको याद करने का ट्रिक आपको बता दूं, लाबेल मतलब कि लाबेल कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये गए वहाँ पर राजनीतिक दलों के पास गए, इन्होंने कहा राजनीतिक दलों से कि मुझको बेल दिलवा दीजिए। इन्होंने कुछ कांड कर दिया लाबेल महोदय ने, तो लाबेल महोदय साहब ने कुछ कांड किया, तो उन्होंने राजनीतिक दलों के पास गए हैं, कहते हैं कि भैया हमको बेल दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि है चल हट, क्या बेल चिल्ला रखा है, चलो बाद में आना, चलो निकाल दिया उन्होंने से। तो उन्होंने कहा कि पैसे भी हमने दे दिए और एक प्रकार से जो है हमारा काम भी, हमको बेल भी नहीं मिली। तो इसीलिए लाबेल से याद रखेंगे, विचारों का दलाल मतलब एक प्रकार से दलाल का कार्य किया राजनीतिक पार्टियों ने। तो इसे ध्यान रखें, राजनीतिक पार्टियों को मतलब को विचारों का, तब इन्होंने गुस्सा हुआ, ये लाबेल गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं और विचारों की दलाल है, मतलब इनके विचारों का कोई मतलब नहीं, इनके कथन का कोई मतलब नहीं होता, ये इधर उधर चीज़ें करते रहते हैं हमेशा। तो चलें आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न है कि जो है दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है। 21 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है आपका कि दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है। तो जो है अज्ञात साम्राज्य की जो संज्ञा दी मेरे प्यारे दोस्तों, C.E. फाइनर ने दी। किसने दी है, C.E. फाइनर, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो C.E. फाइनर अज्ञात साम्राज्य, तो इन्होंने कहा कि इसे मान लेते हैं जब गाड़ी के जो है मान लेते कोई आप उधार लेकर के आते हैं, फाइनेंस करवा के गाड़ी लेते हैं, तो कुछ फाइनेंसर होते हैं, तो आप फाइनेंसर चाहे जहाँ पर आप छुप जाएं तो पहुँच करके निकाल देते हैं। तो अज्ञात साम्राज्य चाहे जहाँ पर आप अज्ञात हो जाएं, लेकिन जो फाइनेंसर होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो कहीं पर अज्ञात साम्राज्य की बात करें तो आप समझिए फाइनेंसर से फाइनर, आप ध्यान रखेंगे C फाइनर, तो फाइनर ही लिखा रहेगा, CE याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, फाइनर अज्ञात साम्राज्य। ओके, आगे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है 22 नंबर, कौन सा देश अध्यक्षात्मक शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो कौन सा देश जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था रखता है मेरे प्यारे दोस्तों। 22 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न पूछा गया, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है। तो 22 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन जो है आपका ए में दिया है, अमेरिका, यही करेक्ट होगा। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ आपका जो मुखिया होता है राष्ट्रपति होता है। आगे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है समान इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादक है। यहाँ पर देखिए एक प्रकार से यह सिद्धांत आ गया, हमने कहा था ऐसे भी प्रश्न लगभग 11 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रूसो ने यह प्रश्न सिद्धांत दिया था, किसने, समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था, रूसो ने दिया था। रूसो एक प्रकार से समान क्वालिटी के आदमी थे, तो उन्होंने समान शिक्षा का मतलब समान इच्छा का सिद्धांत दिया था। इनकी इच्छाएं समान नहीं हुआ करती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी रूसो की। ओके, ध्यान रखें, तो रूसो समान इच्छा सिद्धांत, ऐसे आप ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, 24
24 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही खेल खेल में समझना सारे मुद्दों को। ओके, अगला देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विधि का शासन सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो विधि के शासन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर भी सिद्धांत आ गया, कौन विधि के शासन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? 24 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, डायसी महोदय जो है, यह कौन है? विधि के शासन के सिद्धांत के क्या है? प्रतिपादक है। जब भी आप विधि वगैरह आपको मिले विधि का शासन का सिद्धांत है, तो भैया विधि के शासन का सिद्धांत डायसी। अब देखेंगे यहाँ पर डायसी 90 से लग रहा है कि हाँ एकदम से DIG है, डायसी से आप देखेंगे DIG। तो विधि मतलब कानून होता है, शासन वगैरह चलाने का जो सिद्धांत था, कानून का शासन कैसे चलाया जाए कानून के द्वारा, तो इस प्रकार से एक सिद्धांत दिया था कि किसने? डायसी महोदय ने। और कहीं ना कहीं पे यह डायसी महोदय ने जो सिद्धांत दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखें DIG डायसी ऐसे ध्यान रखेंगे। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 नंबर, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप लोगों को पता होगा द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न। अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता है तो समझिए आप जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए एकदम से, अगर पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अभी आप जो है फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में होते तो मैं आपको अच्छे से धोता, मतलब एकदम कन्फर्म था। चूँकि अगर मैं पढ़ा दूँ आपको, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था कभी कभी, अब तो छोड़ दिया हूँ, खैर आप लोगों की वजह से। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत, अब कहीं पर नहीं जाता हूँ, बस आप लोगों को ही पढ़ाता हूँ। चले, द प्रिंस जो पुस्तक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है राज्य से संबंधित बहुत बड़ा बड़ा सिद्धांत दिया था, उनका नाम है मैकियावेली। क्या नाम है? मैकियावेली नाम है मेरे प्यारे दोस्तों। और यह मैकियावेली साहब ने द प्रिंस पुस्तक लिखी थी। इनका नाम देखिए सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा नाम मैकियावेली, द प्रिंस ऑफ मैकियावेली, ऐसे ध्यान रखें, द प्रिंस ऑफ मैकियावेली, द प्रिंस ऑफ मैकियावेली। इसे द प्रिंस ऑफ बेल्स आप रखते हैं, प्रिंस ऑफ बेल्स, तो इसे ध्यान रखेंगे, द प्रिंस ऑफ मैकियावेली। द प्रिंस ऑफ पुस्तक पूछे आपसे क्या? मैकियावेली, मैकियावेली द प्रिंस। कौन थे मैकियावेली? राजकुमार थे, ऐसे बताइए, झूठ मतलब एक प्रकार से याद रख लीजिए ऐसे, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो द प्रिंस ऑफ मैकियावेली, क्या? द प्रिंस ऑफ मैकियावेली, ऐसे ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं और ये मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, आदर्श राज्य जनसंख्या अरस्तू के अनुसार होनी चाहिए। तो अरस्तू ने जो है एक राज्य की जनसंख्या निर्धारित करी है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं कि एक राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उसको बताया है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे सामाजिक संविदा सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक। ओके, ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। रूसो कहाँ के थे भैया? तो रूसो फ्रांस के थे आपके। ओके, ध्यान रखेंगे। रूसो कहाँ के थे? रूसो आपके कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि जो आदर्श राज्य होता है, एक मतलब आइडियल स्टेट जो होता है, उसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इस संबंध में जो अरस्तु महोदय थे, अरिस्टोटल थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी कितने होने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, 26 का देखिए आप लोग, तब तक सोचिए। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है आदर्श राज्य के लिए अरस्तु ने उपयुक्त में से कोई नहीं दिया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने है कि स्विट्जरलैंड, 27 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो पहले सबसे पहली बात अपने भारत में जान लीजिए। तो भारत में कितना है भैया आयु? भारत में अगर आपको जो है वोट डालना तो 18 साल आप पूरे होने चाहिए। ओके, तो स्विट्जरलैंड में कितनी मेरे प्यारे दोस्तों? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में कितनी है आयु? स्विट्जरलैंड में मेरे प्यारे दोस्तों आपकी 20 वर्ष होती है। ओके, भारत में कितनी है? पहले 21 थी, अब 18 हो गई है, ध्यान रखेंगे। और इस समय जो है स्विट्जरलैंड में की बात करूं तो कितनी है? 20 है। नेक्स्ट पर देखिए 18 नंबर, अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो अमेरिका में जो महिलाओं को पूर्ण मताधिकार प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। 1920 ईस्वी में अमेरिका में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, बड़े ही ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प, क्या वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यह कथन किसका कम है। तो जो है वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं, 29 नंबर प्रश्न, यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? यह कथन है किसका? मिल का। किसका है? मिल का। मिल का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जीएस मिल है। क्या है? जीएस मिल है। तो वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं होता कि हाँ 18, 19, 20, तो इसको जो है मिल ने कहा था कि इनका पूरा नाम क्या है? जीएस मिल है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किस देश में न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है। तो किस देश में मेरे प्यारे दोस्तों न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है? आपको ऑप्शन में ए दिया है, भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका 30 का जो करेक्ट होगा आपका ए में दिया है भारत। तो न्यायिक सर्वोच्चता प्रचलित है कहाँ पर? भारत में।
कहीं ना कहीं पे भारत में न्यायिक जो सर्वोच्चता हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह स्वतंत्र होता है और एक प्रकार से इसी का जो है निर्णय जो होता है सर्वमान्य होता है। कहीं ना कहीं पे भारत में यह व्यवस्था सबसे अग्रणी मात्रा में देखी जाती है। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? अध्यादेश मेरे प्यारे दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है पूछा गया है 31 नंबर में। 31 नंबर तो ऑप्शन में लगभग जो है यह जो जारी किया जाता है अध्यादेश मेरे प्यारे दोस्तों वह कार्यपालिका के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कार्यपालिका ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों एक तीन चीज़ें होती हैं जो कि एक राज्य को चलाती हैं, एक तो कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका और एक न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका होती है कानून को क्या करती है, बनाती है। यह कानून को क्या करती है मेरे प्यारे दोस्तों, कानून बनाती है। तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है? कानून बनाने का कार्य मेरे प्यारे दोस्तों व्यवस्थापिका करती है। और कानून को लागू कौन करवाता है? कानून को लागू मेरे प्यारे दोस्तों कानून को लागू करवाने का काम आपकी कार्यपालिका करती है। मतलब जिसमें सरकारी वगैरह जितने भी आपके कर्मचारी होते हैं कहीं ना कहीं पे वो सभी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। व्यवस्थापिका आपका संसद जो होता है व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है। संसद जो होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अपने भारत में लोकसभा जो होती है निम्न सदन कही जाती है और राज्यसभा जो होती है उच्च सदन कही जाती है। इसको निम्न सदन इसलिए कहते हैं लोकसभा को चूँकि यह हमेशा भंग हो जाती 5 साल पर, और जो लोग राज्यसभा होती है कभी भंग नहीं होती, और जो है इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है। प्रथम सदन इसको कहा जाता है लोकसभा को, चूँकि यह जनता के द्वारा यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। जैसे कि जो सांसद होते हैं वह लोकसभा में बैठते हैं, जो आप चुनते हैं, और जो सांसद जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जिनका चुनाव होता है वह राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल आपका 5 साल का ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और आपसे पूछा था कि मंत्रिपरिषद जो होती किसके प्रति उत्तरदायी होती, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिए इतनी बात। तो यह थी महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बता दी। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो है व्यवस्थापिका यानी संसद, और कार्यपालिका मतलब जो सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, और न्यायपालिका मतलब कि जो भी जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो है जिला अदालत, तहसील, तमाम सारी देखते हैं ना इधर उधर होती हैं। तो वह जो होती हैं जो कि कुछ मुद्दे होते हैं जो समाज में बुराइयां होती हैं, फिर समाज में जो भी न्याय वगैरह देना हुआ किसी को, तो कहीं ना कहीं वो भी सरकार द्वारा कोई अत्याचार किया जा रहा हो तो उस पर बैन लगाना कौन करता है? न्यायपालिका ही करती है। कोई कानून अगर व्यवस्थापिका बना देती है, कार्यपालिका उसको लागू भी करवा रही है, उस पर जनता उस कानून का विरोध कर दी। जैसे अभी ये जो है कृषि वाला बिल था, उसका लोगों ने विरोध किया, तो उस पर कहीं ना कहीं पे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वह मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार विमर्श करेगा। तो ये होता है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात जो न्यायपालिका होती है, एक सिंपल सा समझिए, व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका कानून में जो है डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करती है। ओके, आगे बढ़ो। अगले मुद्दे को समझते हैं। 32 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, या कथन किसने कहा? तो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्तों, या कथन किसने कहा? 32 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न देखिए, या कथन है मेरे प्यारे दोस्तों गार्डनर का। किसका है? या कथन गार्डनर का है। हमने आपको बड़े ही विस्तार से समझा था, गार्डनर, गिडिंग्स, इन सभी ने जो है राजनीति शास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इससे संबंधित हमने वीडियो बना दी है। उस वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देख लेंगे, बड़ी ही आसानी सारे मुद्दों को आपको समझ लेना है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने उसमें विस्तार से आपको समझाया था कि गार्डनर ने क्या परिभाषा दी है, पाल जर्नर ने क्या कहा, गैटिल ने क्या, गिलक्राइस्ट ने क्या कहा, सीले ने क्या कहा, लिकाक ने क्या कहा। लिकाक ने सीधे कहा कि राजनीति सरकार मतलब राजनीति शास्त्र जो होता है सरकार का अध्ययन है। किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है? तो राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है किसने कहा था? लिकाक महोदय ने कहा था। यहाँ पर सीले दिया, सीले ने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति से संबंधित होता है, जीव विज्ञान जीव से संबंधित होता है, बीजगणित अंकों से संबंधित होता है, रेखागणित स्थान से संबंधित होता है। मतलब रेखागणित जो होता है आपका किससे होता है? स्थान से वह संबंधित होता है, मतलब स्थान व परिभाषा से संबंधित होता है रेखागणित। इसी पर ठीक उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान जो होता है सरकार से संबंधित होता है। या कथन सीले ने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। जकारिया ने भी ऐसे कहा था, गैटिल ने कहा, तमाम सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी थी। आपसे पूछा गया राजनीति जो है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तो किसने कहा? गार्डनर ने कहा। 33 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 33 नंबर प्रश्न है आपका। 33 नंबर है प्रश्न की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों आपके हैं लिकाक। कौन है? लिकाक हैं। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? लिकाक जो है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक के लेखक। यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न देखिए कितने मात्रा में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, और कथन से रिलेटेड भी देखिएगा।
34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। तो निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता मेरे प्यारे दोस्तों। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो आपको बर्क महोदय दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। या हम जब नेक्स्ट चैप्टर समझ रहे थे राजनीति शास्त्र की प्रकृति हमने समझा था, तो उसमें हमने आपको विस्तार से समझाया होगा कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है तो किसने विज्ञान माना है, और राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है तो किसने नहीं माना। तो उन सभी मुद्दों को हमने उसमें समझा दिया, उसको आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 35 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कथन किसका मेरे प्यारे दोस्तों। हमने 2019 के पेपर मॉडल पेपर में भी इस प्रश्न को हमने रखा था, और इनमें से जितने प्रश्न हमने बताया अधिकतर प्रश्नों को उसमें रखा था, और उस सारे के सारे प्रश्न आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, और पूछे भी गए हैं। यह कथन किसका है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह कथन किसका है। लगातार एग्जाम में 35 वाला प्रश्न, 35 नंबर जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों मेटलैंड का। किसका है। मेटलैंड का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर, निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान को कलाओं से संबंध मतलब कलाओं में से सबसे पिछड़ी हुई कला मानता है। तो सबसे पिछड़ी हुई कला मतलब आर्ट साइड एक होता है, एक साइंस साइड होता है। तो आर्ट साइड का सब्जेक्ट ही है या पॉलिटिकल साइंस। तो कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछा गया बना कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट है उनमें सबसे पिछड़ा हुआ मानता है। तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए फटाफट से। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, फटाफट से दिमाग लगाइए तब मैं बताता हूँ। बताइए 36 का क्या होगा। तो बकल महोदय ने कहा था। किसने कहा था। बकल। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 37 नंबर प्रश्न, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। किसने लिखा है। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, या किसने लिखा है। ये पुस्तक है एक प्रकार से, या किसने लिखा मेरे प्यारे दोस्तों। 37 नंबर देखिए यह पुस्तक किसकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह पुस्तक लिखी है लॉस बेल महोदय ने। किसने लिखी है। लॉस बेल महोदय ने लिखी है। क्या। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, या किसने लिखा है। लॉस बेल महोदय ने लिखा है। इस प्रश्न को याद कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेरे प्यारे दोस्तों। और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप यह परीक्षा की दृष्टि से आप इसको रट लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जो पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों वह कौन है। तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों कौन। गार्डनर महोदय। कौन है। गार्डनर महोदय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तो बताइए फटाफट से 39 नंबर सोचिए फटाफट से, तब तक मैं बताता हूँ। तो जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक नहीं है इनमें से वह लास्की नहीं है। बाकी आपके डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डेहल और मैक्स वेबर ये जो है ये आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। ओके, हमने इसको तीसरे चैप्टर में आपको बता भी दिया था। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अध्ययन पद्धतियों में हमने बताया था। देखिए 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति को उपयोगी नहीं मानता है। मेरे प्यारे दोस्तों जो हमने पद्धतियों को पढ़ा था आपको कि राजनीति शास्त्र से संबंधित अध्ययन पद्धतियां, उस चैप्टर को देख लेंगे। यहाँ से देखिए कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये भी अभी यहाँ नीचे दिया है 41 नंबर। 40 बताइए फटाफट से। 40 बताइए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो ऐतिहासिक पद्धति होती है उसको उपयोगी नहीं मानते, वो उनका नाम है आपका कार्ल मार्क्स। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थक नहीं है। तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में से कौन मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थक नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। 41 नंबर फटाफट से आप सोचिए, मैं तुरंत बताता हूँ आपको। फटाफट से सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो स्पेंसर महोदय, हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम है, या हर्बर्ट स्पेंसर जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति के समर्थक नहीं है। बाकी मैकडूगल, ग्राहम वालास और वेज हार्ट जो है यह मनोवैज्ञानिक पद्धति के समर्थक हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यहाँ पर एक ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि नहीं से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर भी नहीं देखिएगा, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लगातार जानते हुए भी गलत कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको रट लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है क्या। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 42 नंबर प्रश्न फटाफट से बताइए। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्थर बेंटले। बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का, आर्थर बेंटले है। ओके, आगे बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन व्यवहारवाद की विशेषता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? 43 नंबर, व्यवहारवाद की जो विशेषता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर अनुशासनात्मकता जो है यह व्यवहारवाद की विशेषता नहीं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। जबकि अनुभाविक अध्ययन, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन और मूल्यपरकता ये सभी व्यवहारवाद की क्या है? विशेषता है। जबकि जो अंतर मतलब अनुशासनात्मकता है, मतलब अनुशासनात्मकता यह नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक शायद ये जो है हमने आपको बताया, अच्छा, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले है, और पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, बताइए फटाफट से कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका बताइए। ये दो पुस्तकें आपके जो है एक तरह ही दिखती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थी, वह आर्थर बेंटले ने लिखा है। अब जो है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट, 44 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए फटाफट से। इस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों गार्नर। कौन है? गार्नर। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 45, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए जनसंख्या बताई मेरे प्यारे दोस्तों 45। फटाफट से देखिए आप लोग, इन्होंने बताई क्या? 5040। कितनी बताई? 5040। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राज्यत्व के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? राज्यत्व के मतलब कि राज्य के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है मेरे प्यारे? सबसे अनिवार्य कौन सा तत्व होता है? 46 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा तत्व अनिवार्य है यहाँ पर राजत्व के लिए? राजत्व मतलब राज्य को बनाए रखने के लिए। राज्य को बनाए रखने के मेरे प्यारे दोस्तों निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, ये तो इंपॉर्टेंट होती है, राज्य के तत्व हैं। अगर आपसे पूछे राज्य के तत्व कौन कौन है, तो वहाँ पर निश्चित भूभाग भी होता है, एक ज़मीन होनी चाहिए, उसमें जनसंख्या निवास करनी चाहिए, और उसकी एक सरकार होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं पे ये सब होते हुए अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य कभी बना नहीं रहेगा। और वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यत्व के लिए निम्न में से अनिवार्य तत्व मतलब कौन सा अनिवार्य है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अनिवार्य तो सब है, राज्य तत्व है सब, मतलब यह निश्चित भूभाग भी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मतलब राज्य को बनाए रखना है आपको तो संप्रभुता बहुत जरूरी है। सबसे यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? संप्रभुता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। बाकी तत्व तो ये भी है, जनसंख्या, सरकार और निश्चित भूभाग भी। ओके, आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। 47 यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, हॉब्स की पुस्तक जो लेवियाथन थी किस काल में प्रकाशित हुई? तो हॉब्स की जो पुस्तक थी लेवियाथन जो थी मतलब किस दार्शनिक की रचना है? हॉब्स की रचना पूछा जाता है। हॉब्स जो है मेरे प्यारे दोस्तों जो है हॉब्स के समय में ही इंग्लैंड का जो राजा था एक चार्ल्स प्रथम, उसकी फांसी दी जाती है। हॉब्स इंग्लैंड के जो है निवासी थे मेरे प्यारे दोस्तों। यह बात ध्यान रखेंगे, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे हॉब्स, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लेवायथन जो है यह 1651 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। कब? 1651 ईस्वी में। यही पूछा जा रहा है ना कि 16 कब प्रकाशन होता है, तो 1651 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो हमने क्या बताया ऑप्शन में कहाँ पर दिया है? बी ऑप्शन दिया है 47 नंबर। 47 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1651 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, ध्यान रखेंगे। ओके, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में, हमने आपको बता दिया था। सीमित राजतंत्र का समर्थन किसने किया है? जॉन लॉक ने किया है। ओके, ध्यान रखेंगे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ कौन कौन जुड़े हैं? हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो और जीन जैक्स। मतलब रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो, ध्यान रखेंगे। ओके, रूसो कहाँ के थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो रूसो जो थे वो फ्रांस के निवासी थे, ध्यान रखेंगे। जॉन लॉक कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। यह बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न लॉक से पूछा था, एक इनकी पुस्तक है ट्रू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। क्या? ट्रू मतलब ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन लॉक उस पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछा था कि जो है जीन मतलब जो ये जो है रूसो थे, यानी जीन जैक्स रूसो जो थे, इनका जो है कहीं ना कहीं पे सामाजिक संबंध मतलब सामाजिक संविदा एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं यहाँ। ओके, ध्यान रखेंगे। 18वीं शताब्दी के दार्शनिक माने जाते हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से प्रजातंत्र का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 48 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न है आपसे। प्रश्न है 48 नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रजातंत्र का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो प्रजातंत्र का अग्रदूत लॉक को माना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, लॉक को माना जाता है। 48 का बी करेक्ट है, लॉक को माना जाता है। अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रक्त संबंध समाज को क्या? रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह कथन किसका है? इसको एकदम से रट लेना है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, और मतलब कालांतर में समाज जो होता है वह राज्य को जन्म देता है। यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों कहा
किसने कहा, यही पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह कथन कहा था किसने, यह कथन कहा था मैकाइबर ने। बात जब कभी समाज की हो तो उसमें मैकाइबर पेज मतलब एक समाजशास्त्री अगर दिया हो तो आंख मूंद करके लगा दीजिएगा। समाज से राज्य की तुलना कौन करेगा, एक समाजशास्त्री ही करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझने का हम प्रयास करते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तो राज्य की जो सही उत्पत्ति है मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे सबसे पुराना सिद्धांत कभी कभी पूछा था कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सबसे पुराना सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि राज्य की उत्पत्ति की जो सही व्याख्या है वह कौन सा सिद्धांत करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह सिद्धांत जो आपका करता है वह ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत जो है वह करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑन लिबर्टी किसकी रचना है। ऑन लिबर्टी जो मेरे प्यारे दोस्तों 51 नंबर प्रश्न देखिए, यह रचना जो है मेरे प्यारे दोस्तों मिल्की किसकी है, J.S. मिल्क की यह रचना है ऑन लिबर्टी। पुस्तकों के नाम देखिए किससे पूछे जा रहे हैं, कथन पुस्तक के नाम या बहुत पूछे जाते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति ने मानव समाज को दो संप्रभु जो है स्वामियों दुख और सुख के आधिपत्य में रखा है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों, यह कथन कहीं ना कहीं पे किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 52 नंबर यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों बेंथम का। बेंथम महोदय कहते हैं कि प्रकृति ने मानव समाज को दो संप्रभु जो है स्वामियों दुख और सुख के आधिपत्य में रखा है। किसने कहा, बेंथम ने कहा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, उपयोगितावाद मूलतः हस्तक्षेप का सिद्धांत है। तो उपयोगितावाद जो होता है मूल रूप से मैं बात करूं मतलब बेसिकली तो हस्तक्षेप के सिद्धांत का क्या है, मतलब हस्तक्षेप का सिद्धांत है। या कथन किसने कहा था, यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों कहा था बेंथम महोदय ने ही कहा था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा होती है। यह कथन किसका है, हमने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा होता है। कथन किसका है, 54 नंबर प्रश्न ध्यान रखेंगे, यह कथन किसका है, ग्रीन का। किसका है, ग्रीन का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया कि द स्टेट इन थ्योरी, क्या द स्टेट इन थ्योरी एंड जो है प्रैक्टिकल, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों लास्की। कौन है, लास्की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो लेखक हैं इसके वह लास्की महोदय हैं। नेक्स्ट देखिए द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है, द मॉडर्न स्टेट 56 नंबर प्रश्न देखिए, इसके लेखक हैं कौन, मैकाइबर। कौन है, मैकाइबर है। ध्यान रखें मैकाइबर समाजशास्त्री हैं एक। ओके, इन्होंने कहा था समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ओके, तो द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है, मैकाइबर है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है बड़े ही ध्यान समझिएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट जो होता है वह स्टेट होता है, अर्थात ही मतलब वह राज्य होता है जो सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। यह कथन किसने कहा था, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में यह कथन कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका, डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो है कहीं ना कहीं पे थे। तो मतलब एक प्रकार से यह इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अब्राहम लिंकन, और यह राष्ट्रपति थे अमेरिका के। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, यह कहा था डॉक्टर अब्राहम ने। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न किसका है, मतलब अगला जो है आपका कथन है कि सॉरी अगली अवधारणा आपका कॉन्सेप्ट है, और यह कॉन्सेप्ट जो है वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की अवधारणा। यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों जब भी वर्ग विहीन वगैरह की बात करें तो आपको एक बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, और वह है कार्ल मार्क्स। जब भी आपको वर्ग विहीन या वर्ग संघर्ष या फिर ऐसे दो वर्गों के बीच में संघर्ष की बातें या फिर ऐसी कुछ भी बातें कर ले तो आप एक कथन मारेंगे क्या, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 59 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है 59 नंबर प्रश्न, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अधिकतम सुख मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। 59 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह होगा उपयोगितावाद। तो मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम जो सुख की अवधारणा होती है या उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या कहता है कि कम मतलब अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख की अनुभूति कर ले, कम वस्तुओं में हम ज़्यादा अनुभूति कर ले, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कम चीज़ों में कम मेहनत में हम ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ, ऐसी जो है व्यवस्था जो उपयोगितावाद होती है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मार्क्सवाद एक जो है आपका मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की विचारधारा के प्रति है। समाजवाद आप जानते हैं जहाँ पर जो है हर चीज़ समाज के द्वारा ही किया जाए। ओके, ध्यान रखें उदारवादी भी विचारधाराएं हैं।
आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। समाजवाद, उदारवाद, उपयोगितावाद, मार्क्सवाद, इन सभी को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, इतिहास की आर्थिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या मेरे प्यारे दोस्तों किसने प्रस्तुत की थी? 60 नंबर प्रश्न है आपका। 60 नंबर इसकी की थी हीगल ने। किसने करी थी? ऑप्शन इसका ए है, हीगल। इतिहास की आर्थिक व्याख्या हीगल ने करी थी। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न 61 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। 61 नंबर, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का आधार है? राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के मतलब का आधार है? तो राजनीतिक जो चेतना है मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो आधार है मेरे प्यारे दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत का आधार है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का प्रवर्तक है? तो विकासवादी सिद्धांत जो कि एक प्रकार से राजनीतिक चेतना पर आधारित है, सिद्धांत का आधार है। राजनीतिक चेतना विकासवादी सिद्धांत का आधार है कहीं ना कहीं पे। तो उस सिद्धांत जो था विकासवादी सिद्धांत, जो कि एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सटीक व्याख्या करता है, यह जो है इसके प्रवर्तक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? प्लेटो थे, हाब्स थे, बर्गेस थे या लेनिन थे? कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसके जो आपके जो है 62 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसके कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन होंगे? बर्गेस होंगे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बर्गेस। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? हमने आपसे शुरुआत में बताई पॉलिटिक्स किसकी रचना है। हमने आपको शुरुआत में बताई थी 63 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अरस्तु। पॉलिटिक्स जो शब्द है किसने दिया? अरस्तु ने दिया। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु लिखी। मनुष्य एक समाज जो है राजनीतिक प्राणी किसने कहा? अरस्तु ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा। यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 64 नंबर प्रश्न है कि किस देश में रिकॉल व्यवस्था अपनाई गई है? किस देश में रिकॉल व्यवस्था अपनाई गई है मेरे प्यारे दोस्तों? 64 नंबर तो जो है आपका जो अपनाई गई है मेरे प्यारे दोस्तों, स्विट्जरलैंड में रिकॉल व्यवस्था अपनाई गई है। रिकॉल व्यवस्था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी विचारक नहीं है? तो कौन साम्यवादी विचारक नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? 65 नंबर देखिएगा, तो साम्यवादी विचारक जो है वह रूसो साम्यवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर किसने लिखा है? मैन हीम ने लिखा। किसने लिखा है इसको? मैन हीम ने लिखा। मैन हीम यह क्या कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? यह सोशियोलॉजिस्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर अर्थात संस्कृति जो है मतलब संस्कृति सोशियोलॉजी में एस्से लिखा है किसने? मतलब संस्कृति के ऊपर एस्से लिखा है सोशियोलॉजी में जो है मैन हीम ने। उसके वह पुस्तक है एक प्रकार से, इस पुस्तक को किसने लिखा? मैन हीम ने लिखा है। अगली पुस्तक देखिए, ये पुस्तक का ही नाम है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। या दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, डेमोक्रेटिक थ्योरी। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसने लिखी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसने लिखी है मेरे प्यारे दोस्तों? इसको लिखा है आपके सार्टोरी ने। किसने लिखा है? ऑप्शन इसका सीक्रेट है, सार्टोरी ने लिखा है। इसको मैन हीम ने लिखा है। एसेज ऑन द जो है सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप लोगों को क्या करना है? रट लेना है एकदम से। हमने बताया पुस्तकों से रिलेटेड लगभग जो है 15 से जो है 20 प्रश्न पूछे थे, लेकिन जो है इस यहाँ पर हमने पुस्तकों को अधिक मात्रा में रखा है। और कथन, पुस्तक और कथन लगभग जो है आपके 70% प्रश्न जो होते हैं आपके, सॉरी 70%, 60% जो प्रश्न होते हैं आपके लगभग जो है यहीं से पूछे जाते हैं, पुस्तक और जो है आपके कथन से। बाकी का जो है 20% आपका सिद्धांत से प्रश्न पूछा आता है, और बाकी का जो 20% बचता है उसमें अदर आ जाते हैं। ओके, विशेषता वगैरह, उद्देश्य वगैरह से। ओके, आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधि का शिशु और पिता दोनों है। राज्य विधि का शिशु भी मतलब कानून का जो शिशु होता है वह राज्य होता है, और पिता भी राज्य ही होता है। मतलब बच्चा भी राज्य है, मतलब जो है राज्य जो होता है वो कानून का क्या होता है? लड़का भी मतलब कि शिशु भी है, और पिता भी मतलब बाप भी है। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों किसका? यह कथन है कि आपका जो है किसका है? मैकाइबर का। तो मैकाइबर महोदय ने कहा था कि राज्य विधि का शिशु भी होता है और पिता भी होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, ये मुख्य शब्द थे। जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है यह कथन लगातार पूछा जा रहा है। यह शब्द थे, क्रांति में शब्द प्रयोग किए गए थे। वह कौन सी क्रांति में मेरे प्यारे दोस्तों? तो वह फ्रेंच की, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति में, मतलब फ्रेंच की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में यह कथन कहा गया था। यह नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, यह फ्रेंच क्रांति का क्या था? नारा था। आगे देखते मेरे प्यारे दोस्तों, जो है दास प्रथा का समर्थन मतलब समर्थक विचारक कौन था? दास प्रथा का समर्थक विचारक कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? दास प्रथा का जो समर्थक विचारक थे आपके कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? 70 नंबर प्रश्न पर आप लोग गौर करिएगा। यह जो है अरस्तु थे आपके। कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? अरस्तु थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। मैं आप लोगों को समझ देता हूं जो कि आप जो है आंसर दे दें। ओके, आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है,
71 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग फटाफट से इसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, 71 नंबर प्रश्न देखिए, फांसीवाद का प्रवर्तक निम्नलिखित में से मतलब कौन था। तो फांसीवाद का प्रवर्तक निम्न में से कौन था मेरे प्यारे दोस्तों। 71 नंबर देखिए, बड़ी ध्यान समझिए, फांसीवाद मुसोलिनी। कौन थे, फांसीवाद मुसोलिनी। ओके, ध्यान रखेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 72 नंबर, व्यक्ति बनाम राज्य पुस्तक किसने लिखी है। देखिए फिर पुस्तक, तो व्यक्ति बनाम राज्य, 72 नंबर व्यक्ति बनाम राज्य पुस्तक के लिए कौन है, तो व्यक्ति बनाम राज्य जो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर मेरे प्यारे दोस्तों। समाज का स्वाभाविक सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। मनुष्य एक स्वाभाविक की भांति कार्य करता किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जन्मदाता कौन थे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, 73 नंबर प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जन्मदाता तो थे, वो है मेरे प्यारे दोस्तों थॉमस एयर। कौन है, थॉमस एयर। ऑप्शन इसका सी में करेक्ट है। और भैया यह प्रणाली होती क्या है, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है, यह मेरे प्यारे दोस्तों, यह प्रणाली आपकी जो प्रणाली होती है, यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में। 74 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय महिला संगठन का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ पर संपन्न हुआ था। 74 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो पूना में हुआ था यह, और पूना में कब हुआ था, 1927 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय महिला संगठन का प्रथम सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन ए पूना में 1927 ईस्वी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न देखिए, दी न्यू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही देखिए लगातार एग्जाम में पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको पुस्तक से रिलेटेड प्रश्नों को, इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। 75 नंबर प्रश्न देखिए, दी न्यू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। दी न्यू स्टेट भैया 75 नंबर प्रश्न देखिए, द न्यू स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। दी न्यू स्टेट पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे दोस्तों मिल फॉलेट। कौन है, मिल फॉलेट। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक कौन है, कौटिल्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। कोई भी एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बीए का एग्जाम है, आपने पढ़ा होगा, अगर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है, तो लगातार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा आता है, इससे आप मना नहीं कर सकते। एक जो है आपसे लगातार एक प्रश्न पूछा जाता था कि जो है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लिए कौन है, लास्की ने कहा कथन जो है यह लिखा है। ओके, ध्यान रखेंगे। सिसरो का एक कथन है, कानून लोकमत की अभिव्यक्ति है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा आता है। आपसे एक प्रश्न पूछा था कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, ऑस्टिन ने कहा था यह कथन। ओके, ध्यान रखेंगे। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, या किसने कहा था, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ। और इसी के समय लुई 14वां के समय जो है कहीं ना कहीं पे एक जो है हमने विचारक के नाम आपको बताया था, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, ध्यान रखें, पॉलिटिक्स साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लिए कौन है, डॉक्टर गार्डनर है, यह कथन भी हमने आपको बता ही दिया था। ओके, चले आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र में मूर्खों का शासन होता है, कथन किसने कहा था। यह प्रश्न भी लगातार पूछा था एग्जाम में, प्रजातंत्र जो है वह मूर्खों का शासन है, या प्रजातंत्र में मूर्खों का शासन होता है, किसने कहा था, सर हेनरी मैन ने कहा था। किसने कहा था, सर हेनरी मैन ने कहा था कि प्रजातंत्र जो होता है वह मूर्खों का शासन होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। दी मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लिए कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, दी मॉडर्न स्टेट मैकाइबर है। ध्यान रखेंगे, यह कथन हमने आपको बता दिया था। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था के लेखक कौन है। राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक है, किस पुस्तक के लेखक कौन है। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न देखिएगा। इस पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे दोस्तों डेविड ईस्टन है। कौन है, डेविड ईस्टन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद के जनक कौन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, 78 नंबर 78 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वह कौन है, तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों डेविड ईस्टन ही है व्यवहारवाद के जनक। कौन है, डेविड ईस्टन है। इनकी पुस्तक कौन है, राजनीतिक व्यवस्था। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर मतलब कि जो है आपका 79 नंबर, समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किस देश में किया गया।
समाज विज्ञान शोध परिषद का जो गठन हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वह हुआ है कहाँ पर? अमेरिका में। समाज विज्ञान शोध परिषद आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। समाज विज्ञान शोध परिषद का जो गठन हुआ है 79 में, देखिए वह जो हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन बी में आपको अमेरिका दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, लोकमत का साधन है। लोकमत का साधन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रेडियो एवं सिनेमा है, या सार्वजनिक सभाएं हैं, या शिक्षण संस्थाएं हैं, या कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 80 नंबर जो आपका प्रश्न होगा, इसमें ऊपर सभी आप आंख मूंद करके लगा दीजिएगा। क्यों लगा दीजिएगा? क्योंकि जब भी किसी चीज़ के साधन के बारे में बात करें, जब भी किसी चीज़ की विशेषता पूछे, जब भी किसी चीज़ की मेरे प्यारे दोस्तों उद्देश्य पूछे, किसी चीज़ का कार्य पूछे, किसी चीज़ की महत्ता पूछे, इस प्रकार के अगर किसी चीज़ का लाभ पूछे, किसी चीज़ की हानि पूछे, और जब भी ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे, तब आप ऊपर सभी का ऑप्शन डी में मिलेगा वही लगा दीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। लोकमत का साधन जो होता है वह रेडियो सिनेमा भी होता है, सार्वजनिक सभाएं भी होती हैं, शिक्षण संस्थाएं भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, विवरणात्मक न्याय का आधार है मेरे प्यारे दोस्तों। विवरणात्मक न्याय का आधार है कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन में दिया है पात्रता एवं इच्छा, ऑप्शन बी में दिया है आवश्यकता एवं इच्छा, ऑप्शन सी में दिया है पात्रता एवं आवश्यकता। सोचिए फटाफट से। 81 नंबर, यह आपके IQ पर डिपेंड करता है यह प्रश्न। ओके, ध्यान रखेंगे। 81 नंबर प्रश्न सोचिए फटाफट से। विवरणात्मक जो न्याय होता है इसका आधार जो होता है पात्रता एवं आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 82 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है? तो बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है लोकतंत्र को किसने कहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि बहुमत का अत्याचार है? क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? बहुमत का अत्याचार है। ध्यान रखेंगे, यह कथन किसने कहा है? ध्यान रखें। एक पुस्तक मेरे प्यारे दोस्तों पूछी थी, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लिए कौन है? केसी हुइयर है। कौन है? केसी हुइयर। तो केसी हुइयर है, हुइयर। ध्यान रखेंगे, इनको इनका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखेंगे। एक मिनट, हमने क्या बताया? केसी हुइयर। इनका पूरा नाम है ये। ओके, केसी। यह कथन एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, मतलब कि यह जो है रचना जो फेडरल गवर्नमेंट है, यह रचना लगातार पूछी जा रही है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। हमने आपसे प्रश्न पूछा मेरे प्यारे दोस्तों कि लोकतंत्र जो होता है या बहुमत का अत्याचार होता है, कथन किसने कहा था? तो लोकतंत्र जो होता है बहुमत का अत्याचार होता है, यह कथन जो कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, यह कथन कहा था डी टॉकविले ने। किसने कहा था? डी टॉकविले ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलीबस्टर संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। फिलीबस्टर क्या होता है, इससे किससे संबंधित है? देखिएगा 83 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। जो फिलीबस्टर होता है ये वोटिंग को टालने के उद्देश्य से संसद में दिया गया एक लंबा भाषण होता है फिलीबस्टर, जो कि वोटिंग करवानी है, कुछ मामला फंस जाता है तो उसके लिए जो वोटिंग होती है उसको किसी दूसरे दिन टाल दे। जैसे तारीख, जब आप कभी आपने मूवी देखी होगी दामनी मूवी, तो उसमें सनी देओल कहता ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिरकार कब न्याय होगा। तो कहीं ना कहीं पे उसी प्रकार से जब वोटिंग को टालना होता है तो तारीख दे दी जाती है कि हाँ अब आज नहीं, उस दूसरे डेट को होगी। इसी प्रकार से आपको पेशी वगैरह कहते हैं ना कि हाँ मतलब कि इस तारीख को नहीं, आप अगले तारीख को आइएगा, या फिर अगले तारीख को मामला सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे होता है, आपका जो वोटिंग को टालने का जो उद्देश्य होता है उसके द्वारा संसद में लोग भाषण देते हैं, संसद में एक लंबा भाषण दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिलीबस्टर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, अमेरिकन संघ और मॉडर्न डेमोक्रेसीज। हमने आपको बताया फेडरल गवर्नमेंट हमने बता दिया केसी हुइयर का है। अमेरिका संघ और मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तकों के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके जो 100 के 100 प्रश्न है ना, इसको इससे कंठस्थ होने चाहिए आपको। बस इतने आप, अगर मैं बता रहा हूँ मेरी 3 वीडियो आप लोग देख लेंगे, आपको मेरे प्यारे दोस्तों टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इतने सारे प्रश्न आपको पता हैं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूट करके नहीं जाएगा, यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और मेहनत करने के बाद में मैं तो आपके सामने प्रश्नों को जो है लाता हूं। अमेरिकन संघ और मॉडर्न डेमोक्रेसी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? यह पूछा गया है। इसके लेखक सीधे सीधे मेरे प्यारे दोस्तों लॉर्ड ब्राइस महोदय। कौन है? लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा लॉर्ड ब्राइस, यही कथन इसका करेक्ट है। ओके, अमेरिकन संघ पुस्तक है, इसके लेखक भी लॉर्ड ब्राइस हैं, और मॉडर्न डेमोक्रेसीज इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस हैं। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान। 85 नंबर प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच में स्थित है, किसका कथन है? तो राजनीतिक विज्ञान जो है इतिहास और राजनीति के बीच में स्थित है, यह कथन मेरे प्यारे दोस्तों किसका है पूछा गया है। फटाफट से दिमाग लगाएंगे,
तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग सोच लिए होंगे। लॉर्ड ब्राइस ने ही यह कथन कहा था कि राजनीति विज्ञान जो होता है वह इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच में स्थित होता है। किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला 86 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा राजनीति विज्ञान का शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंध है? राजनीति विज्ञान का मतलब राजनीति विज्ञान का शक्ति शासन अथवा सत्ता से संबंध होता है, यह कथन किसने कहा है? कि शक्ति से संबंधित होता है राजनीति विज्ञान, शासन से संबंधित होता है राज्य विज्ञान, और उसके बाद मतलब राजनीतिक विज्ञान और सत्ता से संबंधित होता है राजनीति विज्ञान। यह कथन किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? यह कथन है मेरे प्यारे दोस्तों रॉबर्ट ए डहेल का। किसका है? रॉबर्ट ए डहेल का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 87 नंबर 87 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राज्य, परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन सीख की प्राप्ति से होता है। यह विचार किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? या यह कथन किसका है? 87 में जो दिया गया है कि राज्य, परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना होता है। यह विचार जो दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, यह विचार जो दिया था वह विचार है मेरे प्यारे दोस्तों अरिस्टोटल का, अर्थात अरस्तु का, जिन्होंने मनुष्य को कहा कि मनुष्य एक जो है पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल एनिमल होता है, अर्थात जो है राजनीतिक प्राणी होता है। मनुष्य या सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। इन्होंने ही पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति बताई, मतलब पॉलिटिकल शब्द इन्होंने ही दिया है। पॉलिटिक्स के जो है प्रकार से जनदाता कहे जाने वाले, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार समझाने वाले, कहीं ना कहीं पे विस्तार से नहीं तो एक प्रकार से सबसे पहले इन्होंने ही पॉलिटिक्स शब्द दिया था। ओके, किसने दिया था? अरस्तु ने ही। अगला देखते हैं 88 नंबर प्रश्न 88 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह पुस्तक लिखी है मेरे प्यारे दोस्तों, किसने लिखी है? हेराल्ड जे लास्की। किसने लिखी? लास्की महोदय ने। लास्की महोदय का पूरा नाम क्या है? हेराल्ड जे लास्की। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? हेराल्ड जे लास्की। आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को समझने का हम प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हमने आपको चलते चलते एक कथन आपको बताया था कि जो है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? तो किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? यह कथन किसका है? शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? बताइए फटाफट से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर हमने बताया आपको कि शक्ति जो होती है वह बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन किसका है? हमने आपको उसमें बताया होगा। आपको हमने बताया था हिटलर ने कथन कहा था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में जो है हिटलर ना दिया हो तो कहीं ना कहीं पे यह कथन जो है किसने भी कहा था? माओ से तुंग ने भी कहा था। तो आपको यहाँ पर कथन में हिटलर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कथन आपको माओ मिल रहा होगा। ये माओ जो है इनका नाम पूरा क्या है? माओ से तुंग है। क्या नाम है? माओ से तुंग है। तो यह कथन इसमें आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको जो है मिलेगा कि हिटलर ने कथन कहा था। लेकिन अगर आपको हिटलर ना मिले मेरे प्यारे दोस्तों तो आप जो है माओ से तुंग लगाएंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न है कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किसने किया था? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन मेरे प्यारे दोस्तों जो करने वाले विद्वान है आपके, वह कौन है? ये पूछ रहा है। तो आप जो है ये लिंडसे महोदय ने किया था। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 92 नंबर कि निम्न में से कौन कानून का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन कानून का स्रोत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 92 नंबर प्रश्न पूछा गया तो कौन नहीं? जनमत जो होता है यह कानून का स्रोत नहीं होता। जनमत जो होता है कानून का स्रोत नहीं होता है, जबकि रीति रिवाज, न्यायिक निर्णय और व्यवस्थापन यह कानून का मतलब कि एक प्रकार से स्रोत होते हैं। अगला देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 93 नंबर प्रश्न देखिए। 93 नंबर प्रश्न मूल्य के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो मूल्य का जो श्रम का सिद्धांत था इसके प्रतिपादक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? यही प्रश्न पूछा गया है। तो स्मिथ है। कौन है? स्मिथ है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 94 नंबर देखिए। जनतंत्र का वह प्रकार जिसे भारत में स्वीकार किया गया है वह क्या है? तो वह क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? संवैधानिक राजतंत्र है अपने यहाँ पर, या वंशानुगत राजतंत्र है, या जनतंत्रीय राजतंत्र है, या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र है अपना देश? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आप देखते नहीं शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए फलाफलाते हैं। मतलब क्या अपना देश क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
गणराज्य वह होता है जिसमें जो मुखिया होता है देश का वह जनता के द्वारा चुना जाता है। और लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता का शासन होता है, जनता उसमें वोट देती है, जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही जो है राज्य को चलाता है। जनता द्वारा चुनते हैं हम किसको, जो है आपको लोकतंत्र में किसको चुनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है जनता के द्वारा सीधे हम चुनते हैं, सांसदों को सांसद जो प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को आप सीधे नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति को आप जो जिसको चुनते हैं वही राष्ट्रपति को बनाया जाता है। राष्ट्रपति के प्रकार से वंशानुगत नहीं होता अपने यहाँ पर। कैसा होता है, जहाँ पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, वही क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है। भारत में व्यवस्था ऐसी है, ध्यान रखेंगे। तो यही आपका जो जनतंत्र है, कई मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अपने यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, अगला देखते हैं वैध शक्ति को कहा जाता है। वैध शक्ति को क्या कहा था, मतलब कानूनी शक्ति को क्या कहा था मेरे प्यारे दोस्तों। 95 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, तो क्या कहा था उसको मेरे प्यारे दोस्तों सत्ता। तो वैध शक्ति होती है सत्ता। जैसे मोदी इस समय सत्ता में है तो उनकी वैध शक्ति है। वह कैसी शक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों, वैध शक्ति है। आगे देखते हैं 96 नंबर प्रश्न देखिए। 96 नंबर प्रश्न है कि दार्शनिक पद्धति के आधार पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए। प्रमुख ग्रंथ दार्शनिक पद्धति के आधार पर कौन ग्रंथ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कौन सा ग्रंथ है, जो प्लेटो का रिपब्लिक ग्रंथ है, रिपब्लिक नामक पुस्तक है जो प्लेटो ने लिखा है। तो आपसे प्रश्न पूछे रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, तो प्लेटो की है। ऑन लिबर्टी किसकी है, J.S. मिल की है। लेवियाथन किसकी है, हॉब्स की है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, अरस्तु है। ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दार्शनिक पद्धति के जो है मतलब दार्शनिक पद्धति के आधार पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम पूछा गया है, तो कौन है मेरे पास, तो जो प्लेटो की रचना है, प्लेटो की जो पुस्तक है या ग्रंथ है रिपब्लिक जो है, या कैसा ग्रंथ है, एक प्रकार से दार्शनिक पद्धति पर आधारित मतलब विचारधाराओं पर। आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया कि वह कौन सा विचारक है जो 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो इनमें से कौन सा विचारक है जो कि जो है 1688 ईस्वी में जब गौरवपूर्ण क्रांति हो रही थी उस समय सबसे अधिक मतलब उस समय का विचारक कौन था, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वह जॉन लॉक हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 98 नंबर प्रश्न है लेसे फियर, इसको हिंदी में आहस्तक्षेप हम कहते हैं। यह दृष्टिकोण किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो आहस्तक्षेप जो है वह कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों जो जुड़ा हुआ है वह सकारात्मक उदारवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। तो लेसे फियर किससे जुड़ा हुआ है, या आहस्तक्षेप दृष्टिकोण जो है वह जो है सकारात्मक उदारवाद से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न 99 नंबर है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जो हुई थी 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगर आपसे पूछे जो है भारतीय क्रांति कब हुई थी, प्रथम क्रांति, तो आपकी 1857 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला देखते हैं 100वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। 100वां नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता कौन है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो DDH कोल है। कौन है, DDH कोल। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। या थे 100 के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मेरे प्यारे दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आपको एकदम से ध्यान रखना है और सभी प्रश्न जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को हमने समझ लिया, जान लिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखेंगे इतनी बातों के। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको भी बता दीजिएगा, और सब्जेक्ट पर चाहिए तो उस सब्जेक्ट का नाम भी नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक कथन मैं एक जो है बताना भूल गया, एक कथन है मेरे प्यारे दोस्तों, गुप्त मतदान चरित्रहीनता को जन्म देता है। गुप्त मतदान चरित्रहीनता को जन्म देता है। यह कथन लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। यह कथन किसका है, तो स्टुअर्ट मिल का। किसका, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कथन कहा था कि जो गुप्त मतदान होता है, गुप्त वोट होता है, वह चरित्रहीनता को जन्म देता है। और गुप्त मतदान की व्यवस्था जो की गई थी वह जो है कहीं ना कहीं पे जो है एक प्रकार से पूछा था इसके समर्थक कौन है। तो गुप्त मतदान जो व्यवस्था थी उसके समर्थक कौन है, जर्मी बेंथम है। कौन है, जर्मी बेंथम है। ध्यान रखेंगे। चलिए तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था जो कि हम नहीं बता पाए थे, तो इसको सुन लीजिए। आगे चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।